हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का पहला पाठ पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और पिछले कुछ वीडियोस से हम इसी को टॉपिक बाय टॉपिक करके एक एक बिंदु और एक एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के और चल रहे हैं। दोस्तों, इसके प्रारंभ में पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि इस पाठ को 3 बिंदुओं के आधार पर हमको अध्ययन करना है। पहला बिंदु क्या था? निषेचन के पूर्व की घटनाएं, निषेचन दूसरा बिंदु, और तीसरा बिंदु था निषेचन के पश्चात की घटनाएं। तो अभी जो हमारा जितने भी बिंदु हमने पढ़ा है वो निषेचन की पूर्व घटनाओं में से, और आज हम दूसरे बिंदु की ओर चल रहे हैं। और आज का जो हमारा दूसरा बिंदु है वह क्या है? निषेचन। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है? पराग कणों का अंकुरण और निषेचन। और निषेचन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखना है वो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पराग कणों का अंकुरण। इसमें चूंकि इसके पूर्व हमने पराग कणों का जो परागण होता है वो परागण क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब परागण की क्रिया के पश्चात जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी परागण की क्रिया हो जाती है, तो वर्तिकाग्र पर कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन, कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती है जिनकी वजह से पराग कणों का अंकुरण होता है। और उस अंकुरण के दरमियान क्या होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पराग कणों के अंकुरण, जैसे अब ये वर्तिकाग्र है, यदि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो एक यहां पर हम चित्र बना लेते हैं ताकि बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएं। अब ये एक अंडा है, अंडा यानी स्त्री केसर। परागकण परागण के पश्चात आया कहां? वर्तिकाग्र पर। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ठीक है ना? अब यहां पर परागकण आया तो परागकणों का जो अंकुरण है इसी जगह पर यानी स्टिग्मा पर होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कुछ नियम है, कुछ बातें हैं जिनको समझना है। एक बिंदु है आपके एनसीईआरटी में लिखा है, वो क्या है? पराग कण स्त्री केसर संकर्षण। ये बिंदु क्या है? इस बिंदु को थोड़ा सा समझना है। परागकण स्त्री केसर संकर्षण। अब देखिए, परागण की क्रिया में ये तो निश्चित नहीं है कि कौन सा परागकण यहां पर आकर के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो क्या हर परागकण, किसी भी पौधे का, किसी भी पुष्प का परागकण गिरने के पश्चात क्या यहाँ पे अंकुरण हो सकता है? क्या वो अंकुरण होने के पश्चात हर परागकण के साथ निषेचन की क्रिया हो सकती है? या कोई और ऐसी बात है जिससे परागकण जो है वो यहां पर आने के पश्चात यदि इस पौधे के अनुकूल नहीं है तो उनका अंकुरण नहीं होगा? जी हाँ, कुछ ऐसी ही चीजें यहाँ पे हो रही है। प्रकृति जो है हर प्रकार की प्रक्रिया के लिए, हर प्रकार की क्रिया के लिए एक व्यवस्था, एक समुचित व्यवस्था बना के रखती है, और उस व्यवस्था का नाम क्या है? परागकण स्त्री केसर संकर्षण। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि जो वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र अपने जाति के पुष्प का को पहचानना, उसको समझना, उसकी प्रकृति को जानना, ये गुण जो है किसमें होता है? वर्तिकाग्र में होता है। यानी वर्तिकाग्र ये पहचानता है कि कौन सा परागकण है
यानी यदि उसी जाति का दूसरा पुष्प अथवा उसी पौधे का उसी पुष्प का परागकण है तो वह अंकुरित होने की संभावना बन जाती है। परंतु यदि दूसरी जाति का पुष्प है और दूसरी जाति का परागकण आकर के यहाँ पर परागित हुआ है तो निश्चित रूप से उसका अंकुरण नहीं होगा। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण। यानी वर्तिकाग्र जो है अपनी ही जाति के पुष्प के परागकण को पहचान कर ही क्या करता है? अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। वर्तिकाग्र यदि नहीं चाहेगा, उसको नहीं पहचानेगा तो अंकुरण कतई नहीं होने देगा। यानी अंकुरण कब होगा? जब वर्तिकाग्र यहाँ पर क्या करेगा? परागकण को पहचान लेगा। और परागकण के को पहचानने के पश्चात कुछ ऐसे रासायनिक घटकों की क्रियाएं होंगी जिनकी वजह से वर्तिकाग्र पर परागकण क्या होगा? अंकुरण होगा। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। यानी सीधी से और संक्षेप में यदि बात याद रखें तो हर परागकण, चूंकि परागण की क्रिया में वायु परागण हो, कीट परागण हो, जल परागण, कोई भी परागण हो तो उसमें बहुत सारे परागकण आकर के यहाँ पे गिर सकते हैं, संभावना हो सकती है, लेकिन अंकुरित वही परागकण होगा जो इस स्त्रीकेसर के अनुकूल होगा, यानी उसी जाति का या उसी पुष्प का होगा तभी। ठीक है ना? ये किसकी क्वालिटी है? ये है स्त्रीकेसर की क्वालिटी, वर्तिकाग्र की क्वालिटी है कि केवल वह उसी परागकण को अंकुरित होने देगा जो उसके अनुकूल होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, जो कहलाता है परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं तो हमको याद होगा दोस्तों परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में एक बिंदु ऐसा होता है, एक ऐसा छिद्र होता है जहां पर ये एक छिद्र है और इस छिद्र में जहां पर एग्जाइम नहीं होता है, यानी बाहर इसका आवरण है वो नहीं होता है, इसको हम जनन छिद्र कहते हैं। तो जब यहाँ पर परागकण स्त्रीकेसर संकर्षण की क्रिया होने के पश्चात जो वर्तिकाग्र को ये हो जाएगा कि ये हमारे अनुकूल है परागकण, तो उसको अंकुरण के लिए प्रेरित करेगा। कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होंगे जिनकी वजह से परागकण जो होता है यहाँ से इस छिद्र से होते हुए, यानी जनन छिद्र से होते हुए अंकुरित होगा। यहाँ से एक नलिका निकलेगी, यहाँ से ये नलिका निकलेगी जिसको हम क्या कहेंगे? पराग नलिका। और यह पराग नलिका जो होती है जनन छिद्र से होते हुए निकलती है और जो वर्तिकाग्र के ऊतक होते हैं उन ऊतकों को भेद करके वर्तिका से होते हुए और वर्तिका से होते हुए कहां पहुंचती? अंडाशय पहुंच जाती है। यह अंडाशय में आ गई है और अंडाशय में आने के पश्चात फिर क्या होगा? यहां पर आप जानते हैं कि अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जो बहुत विशिष्ट होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि क्या होती है? बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल या बीजांड की संरचना। अब ये जो बीजांड की संरचना है, इस बीजांड की संरचना में आगे की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो अब यहां पर देखिए पराग नलिका का अंकुरण हुआ और इस पराग नलिका में एक चीज हम आपको और याद दिलवाएंगे कि जब परागकण जब झड़ते हैं या वहां से स्फुटित होते हैं तो वह दो कोश की अवस्था में या तीन कोश की अवस्था में झड़ते हैं या स्फुटित होते हैं। ये बात हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो परागकण दो कोश की अवस्था में होती है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका होती है, एक छोटी कोशिका होती है। बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? जनन कोशिका। ठीक है, तो जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ठीक है, तो जनन कोशिका जैसे ही पराग नलिका बनती है तो पराग नलिका में जनन कोशिका आती है। कौन सी कोशिका आएगी? यहां से जनन कोशिका आएगी। ऐसा माना जाता है कि कायिक कोशिका जो होती है यह पराग नलिका के निर्माण में उपयोग की जाती है और जो जनन कोशिका होती है वह पराग नलिका में आती है और वो विभाजन करना शुरू कर देती है और विभाजित होकर के दो जनन कोशिकाएं बनाती है, यानी दो जनन कोशिका बना देगी। कौन? जनन कोशिका, यानी दो केंद्रक बन गए। यहां से ऐसा समझ लीजिए आप कि जो जनन कोशिका होती है यह दो केंद्रक बनाती है और ये दो केंद्रक जो होते हैं यह क्या करेंगे? पराग नलिका से होते हुए और यह कहां पहुंचेंगे? ओवरी में। ओवरी यानी कि कहां? अंडाशय। और अंडाशय से जो पराग नलिका कहां जाएगी? ये पराग नलिका पहुंच गई कहां? बीजांड द्वार से होते हुए, बीजांड द्वार से होते हुए और कहां पहुंच जाएगी?
बीजांड काय के अंदर स्थित जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है। ठीक है, और भ्रूण कोष में आपने देखा ही है, भ्रूण कोष है तो भ्रूण कोष में 3 कोशिकाएं यहाँ जो प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ जो अंड उपकरण कहलाती हैं, और अंड उपकरण के बाद यहाँ पर कुछ फाइबर स्पिंडल होते हैं, कुछ तर्क तंतु समुच्चय होते हैं। यहाँ से तर्क समुच्चय जो यहाँ पे है उनसे होते हुए पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है, सहायक कोशिकाओं से होते हैं ये प्रवेश कर गई, कौन, पराग नलिका। अब यहाँ पर देखिए, इस स्थिति में देखिए थोड़ा तो यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका यहाँ उपस्थित है, जो पहले से क्या होती है, 2n होती है। अब इस चीज को आपको अच्छे समझना है, जो अंड कोशिका है कैसी है, n है, यानी अगुणित है। जो यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका है जो 2 केंद्रकों से मिलकर बनी है, जिसके बारे में हमने आपको भ्रूण कोश के विकास के समय पे बताया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2n जो बना हुआ है, 2n कोशिका, यानी कि ये ध्रुवीय कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रकों से बनी हुई है। इतनी स्थिति तो आपको याद आ गई होगी, यदि आप इसको नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाकर के इसको समझिए। तो पराग नलिका कहाँ प्रवेश कर चुकी है, भ्रूण कोश में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, अब यहां से परागकणों का अंकुरण हो गया, पराग नलिका बन गई। पराग नलिका कहां पहुंच गई, बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश कर चुकी है। अब अगला जो बिंदु हमारा है वो है निषेचन, निषेचन और दोहरा निषेचन। ठीक है ना, तो अब इसको थोड़ा समझिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अब ये जो पराग नलिका है यह पहुंच गई बीजांड के अंदर, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में पहुंच गई। ये थोड़ा हम बड़ा करके यहाँ दिखा रहे हैं। अब इसमें से पराग नलिका में से अभी बताया कि जो जनन कोशिका है यह 2 केंद्रक बनाती है। ठीक है ना, इसमें से पहला केंद्रक और द्वितीय केंद्रक, और ये आगे पीछे ये दोनों केंद्रक कहां पहुंच गए, भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं। क्योंकि नलिका बन गई है तो उनका मार्ग बन चुका है, रास्ता बन चुका है, इसलिए वो उसी रास्ते से पराग नलिका से होते हुए कहां पहुंचे, भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाएंगे। और भ्रूण कोश के अंदर पहुंचने के बाद जो पहला केंद्रक निकलता है वह किससे कनेक्ट होगा, यह अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करेगा, अंड कोशिका के साथ जाके जुड़ेगा। तो चूंकि अब ये जनन कोशिका भी कैसी है, एन है, यानी हैप्लॉइड है, अगुणित कोशिका है, तो इससे केंद्रक जो बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। तो यहाँ पर ये नर केंद्रक है, ये भी एन है, और जो अंड कोशिका ये भी एन है, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, संलयन होगा। तो यहाँ पर बनने वाली जो कोशिका होगी वो कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। यानी यहाँ जो निगेशन जो जाइगोट बना वो कैसा होगा, 2n। यानी जो पहला केंद्रक है, पराग कण का जो पहला केंद्रक है वह अंड कोशिका के साथ आकर के और संलयित होता है, निषेचित करता है किसको, अंड कोशिका को। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया में आपने सुना ही है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के जाइगोट का यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पहला नर युग्मक है वह किसके साथ जुड़ा, कनेक्ट हुआ, अंड कोशिका के साथ। अंड कोशिका जो पहले से ही एन थी, हैप्लॉइड थी। ठीक है ना, तो नर केंद्रक और मादा केंद्रक ये दोनों आपस में क्या हुए, निषेचन किए, और निषेचन के पश्चात बन गया क्या, यहाँ पर युग्मनज। ठीक है ना, यानी युग्मनज। युग्मनज ये आगे चल के क्या बनाएगा, यही बनाएगा भ्रूण। ध्यान देना है आपको, यानी अंड कोशिका का पहला निषेचन हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा नर केंद्रक है आपको ध्यान रखना है, दूसरा, चूंकि 2 नर केंद्रक यहां से निकले हुए हैं, तो दूसरा नर केंद्रक ये आगे बढ़ता है और जाकर के इसके सेंटर में उपस्थित जो द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका जो 2 केंद्रकों से बनी है, ध्रुवीय कोशिका जिसको कह रहे हैं, इस कोशिका के साथ फ्यूजन करता है, अर्थात इस कोशिका के साथ संलयित होता है। तो ये कोशिका पहले से ही 2n है और नर केंद्रक कैसा है, n है, तो ये कुल मिलाकर के 3n हो जाती है। तो जो ये कोशिका यहाँ पे सेंटर पे बन रही है ये कैसी हो जाती है, 3n हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है ना, ये जो त्रिसंलयन है, यह त्रिसंलयन क्या होता है कि जब द्वितीयक नर केंद्रक और ध्रुवीय कोशिका जो द्विगुणित होती है ये आपस में निषेचित होते हैं, तो निषेचन के पश्चात 3n कोशिका का निर्माण होता है, त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन या त्रिगुणित
कोशिका कहेंगे या त्रिसंलयन कहेंगे। ठीक है ना, बातें समझ में आ गई। अब आपको एक बार फिर से सुन लेना है कि द्वितीयक नर केंद्रक और भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित ध्रुवीय कोशिका जो 2n होती है, ये दोनों आपस में निषेचित होते हैं, निषेचन करते हैं, जिससे बनने वाली कोशिका त्रिगुणित हो जाती है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 केंद्रों का क्या हुआ? संविलयन हुआ, फ्यूजन हुआ, इसलिए इस घटना को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहेंगे। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि चूंकि यहां पर निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है, एक बार अंड कोशिका से और एक बार ध्रुवीय कोशिका से। पहले नर केंद्रक का अंड कोशिका के साथ निषेचन और दूसरे नर केंद्रक का ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका के साथ संलयन हो रहा है। चूंकि निषेचन की क्रिया भ्रूण कोश के अंदर 2 बार होती है, इसलिए इस घटना को दोहरा निषेचन हम कहते हैं। ध्यान से समझ लेना है आपको, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जो पहला निषेचन हो रहा है अंड कोशिका के साथ, उससे भ्रूण बन रहा है, और जो दूसरा निषेचन हो रहा है उससे भ्रूण कोश बन रहा है। क्या बन रहा है? भ्रूण कोश। ठीक है, ये भ्रूण कोश बन रहा है, यानी द्वितीयक जो निषेचन हो रहा है उससे भ्रूण कोश बनेगा, जो भ्रूण को क्या करेगा? पोषण देगा। और पहला जो निषेचन हो रहा है उससे क्या बन रहा है? भ्रूण बन रहा है, जो आगे चलकर के नए पौधे का निर्माण करेगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। यानी आवृत बीजियों में या पुष्पी पौधों में जो निषेचन की घटना होती है, वह दोहरे निषेचन या द्विनिषेचन के रूप में होती है। निषेचन की घटना 2 बार होती है, एक बार अंड कोशिका के साथ और एक बार द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका के साथ होती है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। और यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। भ्रूण कोश से तो ऐसे लगभग 7-8 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यह है कि जो भ्रूण कोश होता है वो विकास के पश्चात कितनी कोशिकीय और कितनी केंद्रक अवस्था में होता है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक अवस्था होती है। इसके अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। फिर ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया कहाँ होती है? तो आपको भ्रूण कोशिका किसके किसके साथ होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि नर केंद्रक और द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका के साथ। फिर इसमें प्रथम निषेचन किसके साथ होता है? तो प्रथम निषेचन आपको ध्यान रखना है कि प्रथम नर केंद्रक और जो अंड कोशिका उसके साथ हो रहा है। निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक नर केंद्रक और ध्रुवीय कोशिका के साथ। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन क्या है। अभी हमने आपको बताया कि आवृत बीजियों में निषेचन के समय की वह घटना जब द्वितीयक नर केंद्रक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयित होकर के और भ्रूण कोश का निर्माण करता है, इसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहेंगे। क्यों त्रिसंलयन कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 केंद्रक का सहयोग होता है, 3 केंद्रकों का संयोजन ये होता है, इसलिए इसको त्रिसंलयन या त्रिसंलयन अथवा इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ये बातें आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि किसी प्रकार की समझने में आपको दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद सभी का।